नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर सभी लर्नर्स का, सभी व्यूवर्स का, सभी पढ़ने वाले कॉम्पिटिटिव बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मोशन पर यह हमारा अंतिम सेशन होगा। 5वां सेशन है। 5 सेशन लगातार हमने मोशन फिजिक्स के चैप्टर पर किए हैं और आज अंतिम सेशन मोशन पर करने जा रहे हैं। बच्चों, रोज की तरह 5 सवाल हम पूछेंगे आपसे और 5 सवालों का थ्योरेटिकल डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। आज के थ्योरेटिकल डिस्कशन में हम न्यूटन के दूसरे नियम की व्याख्या भी करेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ा है, क्या कहता है और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। सामान्य रूप से एक फार्मूला है जो आपके पहले पन्ने पर दिख रहा है, F = m/a, जहां F जो है वो फोर्स है यानी बल है, बराबर होता है द्रव्यमान या मास गुणे उसके त्वरण के। यही फार्मूला न्यूटन ने दूसरे नियम में लागू किया। कैसे लागू किया ये बाद में हम बताएंगे। उसके पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा गया कि फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। हमने पहले ही पन्ने में लिख दिया कि वेक्टर को, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि। एक सवाल में पूछा गया कि इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, वहां भी हमने लिख दिया ये न्यूटन होती है। फिर इसके बाद द्रव्यमान पर पहुंचे। द्रव्यमान को ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया सवाल यह था कि द्रव्यमान स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। हमने उसको भी लिख दिया कि ये अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती और इसका मात्रक जो है या यूनिट जो है वो किलोग्राम होती है। फिर इसके बाद त्वरण की बात की। त्वरण भी जो है वो दिशा युक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही सेम सवाल आज हम आपसे पूछेंगे और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, त्वरण जो है वह एक सदिश राशि है, उसमें दिशा होती है और इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है। तो ये पहला पन्ना इसलिए जरूरी है कि आपको यहां दिशा मिल रही है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, फार्मूला मिल रहा है और यूनिट मिल रही है। इसलिए इस पन्ने को याद रखिएगा, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे। हमने आपसे कहा कि आज हम इसके दूसरे नियम की थोड़ी सी व्याख्या करके आपको समझाएं। ये फार्मूला कौन है, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल आज के सेशन में हम शामिल करेंगे ताकि आपसे उत्तर बन जाए। इसलिए न्यूटन के दूसरे नियम को अच्छी तरह से समझ लीजिए। सेशन में हम आगे बढ़ें इसके पहले सेशन को लाइक करना, सेशन को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप वो करिए। हम आपको न्यूटन के दूसरे नियम में कुल मिलाकर के ये कहा गया कि यदि हम बल लगाते हैं, निश्चित है आप हमारा हाथ देखिए, हम बल लगाते हैं और यदि ये कोई वस्तु है, वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु बल की दिशा में आगे बढ़ेगी। दो चीजों की व्याख्या न्यूटन ने दूसरे नियम में किया जोड़ते हुए। एक बात थी द्रव्यमान की और एक बात थी त्वरण की। द्रव्यमान के बारे में जानते हैं आप, जिन संरचनाओं से मिलकर के वो वस्तु बनी हुई है वो द्रव्यमान, जिसको हम किलोग्राम से दर्शाते हैं। और दूसरी चीज वेग के परिवर्तन की दर, वेग के परिवर्तन की दर। मान लीजिए कोई एक बड़ी ह्यूज संरचना है और उसमें हम बल लगाते हैं, तो जो बड़ी रचना है उसमें जब हम बल लगाएंगे तो उसमें वेग परिवर्तन या उसमें स्पीड आने में थोड़ा धीमी प्रक्रिया होगी ना।
और मान लीजिए वही चीज छोटी है और उसमें हम थोड़ा भी बल लगाते हो तो स्पीड से आगे की तरफ बढ़ती है। गेंद का उदाहरण लीजिए, एक लोहे की गेंद हो, एक प्लास्टिक की गेंद हो। प्लास्टिक की गेंद में मास कम है, अब उसमें हम थोड़ा भी बल लगाते हैं वो स्पीड ले लेती है। और यदि लोहे की गेंद है और उसमें हम बल लगाते हैं, उसका मास ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, उसका मास ज्यादा है तो उसमें जब हम बल लगाते हैं तो बल हमको ज्यादा लगाना पड़ता है, एक्सीलरेशन कम होता है। तो इस बात को न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में कहा और इसके द्वारा एक फार्मूला पैदा किया कि बल जो है द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसको और गहराई से आप अपनी बुक पर पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमें बताइएगा। हालांकि अभी तक सिर्फ एक बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो फार्मूला पूछेगा, या मास और एक्सेलरेशन देगा, फोर्स पूछेगा, या मास पूछेगा फोर्स और एक्सेलरेशन दे करके, या एक्सेलरेशन की दिशा पूछेगा। कुछ इसी तरह के सवालों को आपसे पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हमने एक बात और लिखी, द मोर फोर्स, किसी भी चीज पर जितना बल लगाओगे, जितनी ताकत लगाओगे, उसमें त्वरण उतना ही ज्यादा होगा। सही बात है। जैसे कोई एक आदमी खड़ा है, आप जितना जड़ के चाटा मारोगे, ताकत लगाकर चाटा मारोगे, जितना बल लगाकर के चाटा मारोगे, उतनी ही ज्यादा उसको लगेगी, क्योंकि आपका हाथ उतने ही स्पीड से उसके गाल पर गिरेगा, त्वरण ज्यादा है। एक गेंद को आप उठाओगे, जितनी ताकत से फेंकोगे उतनी ही स्पीड से गेंद जाएगी, यानी उस वेग में जो परिवर्तन होगा वही तो त्वरण है। तो मोर फोर्स मोर एक्सेलरेशन, जितने बल लगाओगे बाल उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। यहां पर एक फोर्स लगा रहे, चित्र ध्यान से देखिएगा, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फोर्स लगाया, यहां पर त्वरण एक बना, यहां पर दो फोर्स लगाया बच्चे, त्वरण दो बना। जितना फोर्स लगेगा त्वरण उतना ज्यादा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यूटन के दूसरे नियम को पढ़िएगा। इसी से जुड़े हुए सवाल आज हम आपके बीच रखेंगे, वही सवाल आपसे पूछेंगे। तो चलते हैं एमसीक्यू सेशन पर, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 110 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वाहन, 110 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वाहन का द्रव्यमान कितना है? 110 किलोग्राम। उत्तर आपको अभी आ जाएगा। 110 किलोग्राम द्रव्य, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर निकल आएगा। अक्सर सेशन में आप दिमाग कम लगाते हो, उत्तर सोच समझकर बताओगे तो उत्तर आपको समझ आएगा। 110 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वाहन 2.5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, सवाल को पढ़िएगा, से 10 मीटर प्रति सेकंड तक एक्सेलरेट हो जाता है, यानी त्वरित हो जाता है, स्पीड ले लेता है, त्वरित हो जाता है। अप्लाइड फोर्स की मात्रा कितनी है? कुल मिलाकर के सवाल ये पूछ रहे हैं। लागू बल कितना है?
कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के दसों सवाल, फार्मूला जो यहां लग रहा है वही फार्मूला एमपीएसआई वाले सवाल में भी लग रहा है, जेल प्रहरी में भी, वनरक्षक में भी सेम फार्मूला लग रहा है। सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, पर है यही फार्मूला लगाने का। यदि यह प्रश्न आपके समझ में आ रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वाहन है, 2.5 सेकंड में 5 मीटर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक स्पीड ले लेता है, तो लागू बल कितना है? ऑप्शन हम दे रहे हैं, आप लगाने की इसको कोशिश कीजिए। ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 11 न्यूटन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये 22 न्यूटन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 110 न्यूटन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 220 न्यूटन है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। पहले लगाने की कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में हमको यह भी बताइए कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे आप इस फार्मूले को लगाते हैं, तब उत्तर दीजिएगा। नहीं बनेगा तो थ्योरेटिकल डिस्कशन तो हम करेंगे ही, आपको समझाएंगे। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। बहुत सारे सवाल आज हम क्लास लाइव कर रहे थे, तो बहुत सारे सवालों को हमने देखा कि दूरी और समय के बीच में डिस्टेंस, कल हमने जो ग्राफ बनाया था वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में था। बहुत सारे सवाल डिस्टेंस और टाइम के बीच में थे। आज वहीं से एक सवाल उठाया और वही सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं कि दिया गया दूरी और समय, ध्यान दीजिएगा, दैट इज डिस्टेंस एंड दैट इज टाइम। यहां डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, दी गई दूरी है और समय के बीच दिया गया दूरी समय ग्राफ दर्शाता है। पहले चित्र बना लें। एक चित्र है हमारे पास, इधर हम दे रहे हैं इस साइड में डिस्टेंस को, इस साइड में हम दे रहे हैं समय को, और जो ग्राफ बना रहे हैं वो कुछ ऐसा बना रहे हैं। ये लाइन सीधी है बच्चों। अब उत्तर हमारा देखिएगा जो हम पूछना चाह रहे हैं, असमान चाल। एक बात, और गतिशील ऑब्जेक्ट, गतिशील निकाय। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा इस ग्राफ को देख करके। ये जो बीच में हमने सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, बार बार कह रहे हैं सीधी लाइन है। असमान चाल गतिशील निकाय बताएगा एक समान त्वरण, एक समान त्वरण से, जो बॉडी है वो गतिशील है, एक समान त्वरण से गतिशील निकाय। सी ऑप्शन दे रहे हैं विश्रामावस्था पर या रेस्टिंग पीरियड पर, विश्रामावस्था पर एक निकाय। और डी ऑप्शन दे रहे हैं एक समान चाल से गतिशील निकाय। चार ऑप्शन दिया है। डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो हमने ग्राफ बनाया है इसको समझाया भी है बहुत अच्छी तरह से, थ्योरेटिकल डिस्कशन भी इसका किया है।
हम जो सीधी लाइन खींच रहे हैं उसका अर्थ आपको बताना है। क्या वो समान चाल गतिशील निकाय है? क्या एक समान त्वरण से गतिशील निकाय है? क्या विश्रामावस्था पर एक निकाय है? क्या एक समान चाल से गतिशील निकाय है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। नहीं बनेगा तो डिस्कशन हम करेंगे ही करेंगे। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। जब कोई वस्तु, ध्यान से सवाल को सुनिएगा, जब कोई वस्तु एक गोलाकार रास्ते से एक गोलाकार रास्ते से एक वस्तु है जो एक गोलाकार, इमेजिन करिए बच्चों, जब आप लाइव रहते हो तो जल्दी उत्तर बताने की कोशिश ना करो, उसकी एनालिसिस करो जो हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। एक वस्तु है एक गोलाकार रास्ते से गुजरती है। अब जो उसका मूवमेंट है या जो उसकी मोशन है, इंग्लिश वाले बच्चे ये मत कहना कि समझ नहीं आया, समझने की कोशिश है। जब कोई वस्तु एक गोलाकार रास्ते से गुजरती है तो उसकी गति की दिशा के बारे में, तो उसकी गति की दिशा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चार कथन हम लिखेंगे। एक वस्तु है जो गोलाकार रास्ते से गुजर रही है, उसमें मोशन जो है गोलाकार रास्ते में है। जरा टिक पकड़िएगा कैसे हमने सवाल को तैयार किया है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, वस्तु एक स्पेशलाइज्ड डायरेक्शन की ओर है। वस्तु एक विशिष्ट दिशा में चलती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, वस्तु की दिशा निरंतर बदलती रहती है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, यह वस्तु की गति पर निर्भर करती है। और डी लिख रहे हैं, ये प्रश्न मेरा बनाया हुआ है बच्चों, इसको करने से पहले प्रश्न को 2-3 बार पढ़ लेना। एक ही ट्रिक यदि पकड़ पाए तो आपसे जवाब बन जाएगा। खासकर प्रिया मिश्रा, जरा प्रश्न को 2 बार पढ़ना। जब कोई वस्तु एक गोलाकार रास्ते से गुजरती है तो उसकी गति की दिशा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वस्तु एक विशिष्ट दिशा में चलती है, वस्तु की दिशा निरंतर बदलती रहती है, यह वस्तु की गति पर निर्भर करती है, और चौथा, इस प्रकरण में वस्तु की कोई दिशा नहीं होगी।
4 ऑप्शन दे रहे हैं, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन, आप तो घर में बैठे होंगे, जरा टेस्ट करिए। एक गोलाकार छेद पर एक बॉल को फेंकिए, गति की दिशा उस गोलाकार एरिया में कैसी बनती है ये देख लीजिए। सही जवाब कीजिएगा, नहीं बनेगा तो थ्योरेटिकल डिस्कशन हम करेंगे, जल्दी में करेंगे, उत्तर गलत होगा। चौथा सवाल, एक छोटा कीड़ा है जो एक रास्ते पर एक स्केल पर चल रहा है, एक पटरी पर चल रहा है। वहीं से जोड़ करके ये सवाल हम पूछ रहे हैं, एक छोटा कीट संख्या रेखा पर या पटरी पर कह लीजिए, संख्या उसकी बनी, संख्या रेखा पर -15 मीटर से +15 मीटर तक चलता है। दो चीजें हम इस सवाल में पूछ रहे हैं, पहली और दूसरी, दोनों चीजों का सिस्टमेटिक क्रम से जवाब आपको देना है। तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी यहां पर डिस्टेंस है, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तय की गई दूरी और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको बताना है कि एक छोटा कीट संख्या रेखा पर -15 मीटर से +15 मीटर तक चला। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं 15 मीटर, माने पहला डिस्टेंस बताना है, फिर डिस्प्लेसमेंट। 15 मीटर और 15 मीटर। बी ऑप्शन दे रहे हैं 30 मीटर, 30 मीटर और 0 मीटर। सी ऑप्शन दे रहे हैं 0 मीटर और 30 मीटर, और डी ऑप्शन दे रहे हैं 30 मीटर और 30 मीटर। सोच समझ कर जवाब कीजिएगा, दिमाग चला लीजिएगा। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर वाली थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो सही जवाब मिल जाएगा आपको। एक छोटा कीट संख्या रेखा पर -15 मीटर से +15 मीटर तक चला, तय की गई दूरी और तय किया गया विस्थापन क्या होगा। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, नहीं बनेगा तो डिस्कशन का पेज तो है ही है, हम समझाएंगे। बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु, द्रव्यमान वाली एक वस्तु, द्रव्यमान है किसी वस्तु का, वो है 2.5 किलोग्राम। एक वस्तु पर 250 न्यूटन का, 250 न्यूटन का बल लगाया जाता है। फोर्स लगा 250 न्यूटन का। उस वस्तु में उत्पादित त्वरण, उस वस्तु में
वेग परिवर्तन या इसी को त्वरण कह लें, अंग्रेजी में इसी को एक्सीलरेशन कह लें। एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन, त्वरण होगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन दे रहे हैं 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 250 न्यूटन का एक बल लगाया गया। उस वस्तु में वेग कितने स्पीड से बढ़ेगा या वेग परिवर्तन की दर कितनी होगी? 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी या 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। फार्मूला लगा करके सही जवाब करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन तो जरूर करेंगे ही। 5 सवाल पूरे होते हैं। आपने कितने सवालों को सही किया ये जरूर कैलकुलेट करके हमें बताइएगा। अब हम पहले सवाल पर चलते हैं और उसका करते हैं थ्योरेटिकल डिस्कशन। पहला सवाल हमने आपसे पूछा कि 110 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वाहन है, 2.5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक त्वरित हो जाता है। तो स्पीड दिया। पहले सवाल का सही जवाब होगा 220 न्यूटन। कितने बच्चों ने किया जरा बताना? 220 न्यूटन कैसे निकाला ये हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले एक एक स्टेप लिख देते हैं। द्रव्यमान कितना है बच्चों? द्रव्यमान यानी m बराबर दिया हुआ है 110 किलोग्राम। यहां पर प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, क्योंकि वेग का अंतर भी तो निकालना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। अब प्रारंभिक गति निकाल लीजिए। प्रारंभिक गति दोनों में गुणा कर लीजिए, मतलब m इंटू भी। प्रारंभिक गति निकालना हो तो 110 गुणे 5 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 550 न्यूटन। 550 न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड। गति या निकाल रहे हैं, चाल जिसको कहते हैं। अंतिम गति निकालना हो, अंतिम गति इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे? 110 गुणे 10 बराबर हो जाएगा ये 1100 न्यूटन गुणे सेकंड। अब लगने वाला बल यानी कुल बल, लागू बल बराबर होगा अंतिम गति माइनस प्रारंभिक गति बटे लगने वाला समय। फार्मूले पर ले आइए, तो 1100 माइनस 550 अपान लगने वाला समय 2.5। सबको मिलाकर के कैलकुलेट करोगे तो ये 550 अपान 2.5 आएगा। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो F बराबर 200 न्यूटन।
तो 200 तो इधर दिया नहीं है, हमको लगता है इसको करोगे तो इसको भाग दोगे तो 200 या 220 न्यूटन आएगा। ये 220 ही आएगा। तो ये हो गया पहला डिस्कशन। आइए दूसरे डिस्कशन। दिया गया दूरी और समय का ग्राफ क्या दर्शाता है। अब यहां पर देखिए ये सीधी लाइन पर जा रहा है, इसका भी डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो इसका सही जवाब होगा विश्रामावस्था पर, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ तय नहीं कर रहा, टाइम लग रहा है। कुल मिलाकर के जैसे ही ये सीधी लाइन दिखती है तो ये अवस्था रेस्टिंग पीरियड की होती है। ये हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। यानी इसका सही जवाब ये होगा कि विश्राम की अवस्था में रेस्टिंग पीरियड पर एक वस्तु है। आइए इसको लिख देते हैं। दूरी और समय, दूरी और समय ग्राफ दिखाता है, ग्राफ दिखाता है कि किसी वस्तु की किसी वस्तु ने किस समय कितनी दूरी तय की है, तय की है। एक बात। दूसरी बात, यह एक सरल रेखा ग्राफ है, सीधी रेखा। यह एक सरल रेखा ग्राफ है जो दूरी और समय के बीच खींचा गया है। तीसरी बात, दूरी को, इससे जुड़े हुए जितने सवाल हैं सबका जवाब इसी डिस्कशन में दे देते हैं। दूरी बाई एक्सिस पर प्लॉट की जाती है। एक चीज यहां समझा दें, यहां दो एक्सिस होते हैं। जब आप ग्राफ बनाते हो कभी, या बनाया होगा, या गणित वाले अक्सर बनाते हैं, तो ये एक दूरी बनती है, एक ये प्लॉटिंग जो है दो एरिया की बनती है। तो दूरी जो होती है ये बाई एक्सिस पर, ये बाई एक्सिस कहलाता है और ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये बाई एक्सिस कहलाता है। ये भी जाने रहिएगा। यही चीज हम समझा रहे हैं कि दूरी को बाई एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है, समय एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। एक और बात बता दें, यदि मान लीजिए सीधी रेखा नहीं है, घुमावदार है, या ऐसे चढ़ रही है, या ऐसे जा रही है, घुमावदार है, तो उसका एक ही उत्तर लिखे देते हैं। ये उत्तर सारी इस तरह के ग्राफ में आपको काम आएगा। हम लिखे देते हैं, दूरी और समय ग्राफ पर, दूरी और समय ग्राफ पर घुमावदार रेखाएं, घुमावदार रेखाएं बताती हैं कि
गति गति बदल रही है, चेंजेबल मोशन हो रहा है, बदल रही है। यदि आपको सीधी रेखा मिलती है तो आप निसंकोच बता दीजिए कि ये रेस्टिंग पीरियड में। तो ये होता है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल हमने पूछा जब कोई वस्तु एक गोलाकार रास्ते से गुजर रही है। तीसरे सवाल को, ये सवाल जो है सेम सवाल जेल प्रहरी की परीक्षा में 2016 में पूछा गया और इसका सही जवाब होगा वस्तु की दिशा निरंतर बदलती रहती है। एक पुंगड़ी लीजिए और उसमें एक छोटी सी बाल को फेंक करके देखिएगा, आप देखेंगे वस्तु की दिशा निरंतर बदलती है। कैसे बदलती है, इसका उत्तर हम लिखे देते हैं। जब कोई पिंड गोलाकार रास्ते में चलता है, गोलाकार रास्ते में चलता है, तो गति तथा दिशा मोशन और डायरेक्शन, अंडरलाइन करिएगा, मोशन भी और डायरेक्शन भी निरंतर बदलता है, निरंतर बदलता है। एक पॉइंट ये जरूर ध्यान रखिए, इस पर गति पर भी सवाल पूछा गया है और दिशा पर भी सवाल पूछा गया है। तो गति और दिशा दोनों, गोलाकार चीज है, गोलाकार पर वस्तु चल रही है तो उसकी दिशा भी बदलती है बार बार और उसकी गति भी बदलती है। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसको याद कर लीजिए। दूसरा, अब इसको प्रैक्टिकल कैसे अनुभव करेंगे, ये थोड़ा, मान लीजिए आप पुंगड़ी में बाल नहीं फेंक पा रहे हैं, तो इसका उदाहरण जो एमपीएसआई में और पीएनएसटी नीट, ये इस पर सवाल पूछा गया। कैसे सवाल पूछा ये देखिए, दूसरे पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि जब कोई खिलाड़ी या एथलीट स्थिर गति के साथ, मतलब गति उसकी स्थिर है, मतलब 5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा तो 5 ही किलोमीटर की स्पीड से दौड़े। ऐसा नहीं कि 5 की स्पीड से दौड़ा फिर थोड़ा 6 फिर 7 फिर 8, ऐसा नहीं। 5 किलोमीटर की स्पीड मतलब 5 किलोमीटर की स्पीड, एक स्थिर गति के साथ एक गोलाकार रास्ते में, एक गोलाकार रास्ते में चलता है। अब रास्ता कैसा है, गोलाकार है, गति स्थिर है, 5 किलोमीटर पर स्पीड से है। आप भी ये टेस्ट करिएगा, जब कोई खिलाड़ी एक स्थिर गति के साथ एक गोलाकार रास्ते पर चलता है तो एथलीट का जो वेलोसिटी है, तो खिलाड़ी का बेग माने वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, उसका फार्मूला दूरी बटे समय। बेग स्थिर होगा कि नहीं होगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। बेग स्थिर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बेग निर्दिष्ट दिशा में गति है, निर्दिष्ट दिशा में गति है। निर्दिष्ट दिशा का मतलब ये देखिए, मान लीजिए गोलाकार रास्ता है, अब यहां से कोई वस्तु जो है ए स्पीड से चल रही है,
तो वेग जो होगा वो सिधाई में ज्यादा होगा। यदि इसको घूमना पड़ा तो ये वेग स्थिर नहीं होगा। वेग यदि ऐसे दिशा में सीधी लाइन में तो वेग स्पीड है, और यदि वेग में के डायरेक्शन में परिवर्तन हो गया, मतलब वेग बस आदमी जो है इधर घूम गया, तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा। निर्दिष्ट दिशा में गति, और यहां गति की दिशा, प्रश्न क्या कर रहा है ये भी लिख लीजिए, और यहां गति की दिशा, गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। अब देखिए यहां पर है तो अब गति की दिशा बदली, यहां पर पहुंचा फिर बदली, यहां पर पहुंचा या फिर बदली। यहां गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है। जब कोई खिलाड़ी स्थिर गति के साथ एक गोलाकार रास्ते में चलता है तो खिलाड़ी का वेग स्थिर नहीं होगा, क्योंकि वेग निर्दिष्ट दिशा में गतिशील। वेग इसलिए नहीं स्थिर हो रहा है, गति तो समान है, पर वेग इसलिए नहीं होता कि वेग का फार्मूला है कि सीधे रास्ते में चले, तो वेग निश्चित नहीं होगा। वेग जब घूमेगा, ऐसे डायरेक्शन में घूमता है, तो उसका वेग अस्थिर हो जाता है। और यह गति कि चूंकि दिशा निरंतर बदल रही है, इसलिए वेग स्थिर नहीं रहेगा। तीसरी भी एक सवाल एमपीएसआई ने पूछा था, उसका जवाब लिखे देते हैं। चूंकि दिशा में निरंतर परिवर्तन के साथ, चूंकि दिशा में निरंतर परिवर्तन के साथ वेग क्या होगा, बदल जाएगा कि समान रहेगा? वेग बदल जाता है। तो ये तीसरा सवाल यहां हमने लिखा था, इसका सही जवाब वस्तु की दिशा निरंतर बदलती रहती है। कौन सा कथन है? दिशा निरंतर बदलती रहती है, चाहे गति की भी बदल रही है तो वेग की भी दिशा बदलती जाती है। इसको पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है तीसरा। चौथा सवाल हमने पूछा, एक छोटा कीट एक संख्या लेकर एक स्केल पर चल रहा है, -15 मीटर से +15 मीटर तक चला। तय की गई डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस का मतलब जो दूरी चली गई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबसे कम दूरी में अपने गंतव्य तक पहुंचना। यह परिभाषा हम आपको बता चुके हैं। तो चौथे सवाल का सही जवाब होगा 30 मीटर और 30 मीटर। कैसे होगा? चौथे का सही जवाब होगा 30 मीटर और 30 मीटर। कैसे होगा, जरा इसको चित्र बना करके हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, एक स्केल है, ये स्केल का सेंटर पॉइंट यहां पर 0 है। इधर जाते हैं इस साइड में तो ये 15 मीटर इधर दिख रहा है, और इस साइड जाते हैं तो इधर -15 मीटर दिख रहा है, -15 मीटर दिख रहा है। वस्तु जो है इससे इधर की ओर गतिशील है। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो विस्थापन में सबसे शॉर्टेस्ट रूट इसका सीधी रेखा का ही है, तो पक्का है डिस्प्लेसमेंट ये -15 और +15 दोनों जुड़ जाएंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 30 मीटर होगा। दूरी यानी डिस्टेंस एक बार गया एक बार आया, 15 गया 15 आया, -15 +15 हो जाएगा तो ये भी 30 मीटर हुआ।
सवाल को अच्छे से पढ़िएगा तब उत्तर पर पहुंचेंगे। एक छोटा कीट संख्या रेखा पर -15 मीटर से +15 मीटर तक चलता है, तो तय की गई दूरी तो पक्का ये तो समझ में आ गया आपके 30 मीटर होगा। और विस्थापन इसलिए कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट वही है, वहां से कोई और दूसरा शॉर्टकट का तरीका नहीं है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होगा, 30 मीटर और 30 मीटर। बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल, 5वां सवाल। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 250। अच्छा, एक बात और किया करिए, अभी तो आप हमारे साथ जुड़ करके इन सवालों को करते हैं। जब क्लास सेशन समाप्त हो जाए तो इन वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार और चलाकर देखिए। फिजिक्स है, तुरंत ये समझ में नहीं आती। इसको समझने के लिए यदि आपने 2 से किसी सवाल को कम से कम 2 बार 3 बार उसकी एनालिसिस पढ़ लोगे तो एक सवाल के साथ बच्चों ध्यान रखना 2 से 4 सवाल आपके तैयार हो जाए। इसलिए दिमाग को प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार चला करके बार बार आगे पीछे करके देखा। 5वां सवाल है, 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 250 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उस वस्तु में उत्पादित त्वरण क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होगा ये देखिए। यहां पर द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान यानी मास कितना दिया हुआ है? 2.5 किलोग्राम। यहां पर F यानी बल दिया हुआ है, यानी फोर्स दिया हुआ है 250 न्यूटन का। हमें यहां पर निकालना है त्वरण, जिसको हम A से ज्ञात करते हैं। अभी हमने फार्मूला उधर लिखा है, क्या लिखा? F बराबर होता है m इंटू ए, न्यूटन का दूसरा नियम। या हिंदी वाले बच्चे इसको लिखना, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब ये त्वरण निकालना हो तो इसी फार्मूले से A बराबर यदि आपको निकालना हो तो आप लिख सकते हैं F अपान m। तो यहां पर लिख लीजिए F कितना है? 250। द्रव्यमान कितना है? 2.5। तो इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण जो होगा वो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल आएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल जेल प्रहरी में, बना रक्षक में, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, नीट पीएनएसटी में इससे जुड़े हुए कई तरह के सवाल पूछे। इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप डरिए नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता आप हमारे पास भेजिए, चाहे व्हाट्सएप पर भेजिए, चाहे टेलीग्राम पर भेजिए, पूछिए जरूर, पूछने में हिचकिचाइए नहीं। तो बच्चों, इस तरह से ये 5 सवाल आज पूरे होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोशन पर अंतिम सेशन था, फिर नया चैप्टर लेकर के आपके सामने हम हाजिर होंगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।